Hi friends, my name is Arif Khan. Today I will discuss about a very important colligative property, relative lowering of vapor pressure, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। आज हम क्लास 12 में सॉल्यूशंस चैप्टर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसको कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को समझने से पहले हम जाने वेपर प्रेशर क्या है और वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों हो जाता है। देखिए, अगर हम कोई प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक लेते हैं, जैसे कि पानी H2O लिया जाए, अब इसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब वेपर प्रेशर होगा। अभी हम बताते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है, वाष्प दाब कहते किसको है। तो अगर हम कोई सॉल्वेंट लेते हैं, कोई शुद्ध विलायक लेते हैं और इसमें हम कोई अवाष्पशील विलय, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व कर देते हैं, घोल देते हैं, जैसे नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, जैसे यूरिया, जैसे शुगर, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घोल देते हैं। सॉल्वेंट कैसा हो, वोलाटाइल, माने वो वेपर फॉर्म में आ सके, यानी वाष्प अवस्था में जा सके। लेकिन सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलाटाइल हो, वो वाष्प अवस्था में वेपर फेज में ना चेंज हो पाए। तो देखिए, जब तक इसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में नहीं मिलाते हैं, तब तक इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है। मान लिया कितना है, P0। P0 क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसमें हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घोल दें, डिसॉल्व कर दें, जैसे कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट क्या, शुगर, इसमें घोल दें, तो अब ये सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हम देखेंगे, विलयन का वाष्प दाब देखेंगे कम हो गया। अब विलयन का वाष्प दाब PS मान लें, PS का है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर अधिक और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये जो वेपर प्रेशर में कमी आती है, इसी कमी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर में कमी जो आती है, इसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट घोलते हैं, अवाष्पशील विलायक घोलते हैं, तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब में कमी आ जाती है, वेपर प्रेशर में कमी आ जाती है। इसी कमी को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P कहते हैं। तो डेल्टा P कैसे निकाल सकते हैं, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम कर दिया जाए, लेस कर दिया जाए। तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। अब हम देखें ये लिक्विड के या सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में कमी क्यों आ रही है। देखो, अगर कोई भी हम द्रव, कोई भी लिक्विड लेते हैं, तो उसके अणु, उसके मॉलिक्यूल सभी संभव दिशाओं में, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं। उन क्यों करते हैं, क्योंकि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती, गतिज ऊर्जा इन अणुओं की अधिक होती है। ये अणु आपस में टकराते रहते हैं, लगातार टकराते रहते हैं। और जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, सतह के अणु होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा बाकी अन्य अणुओं से अधिक होती है। लिक्विड के सरफेस मॉलिक्यूल्स की एनर्जी अंदर के लिक्विड मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, इसीलिए ये सरफेस को छोड़कर निकल जाते हैं। इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं निर्गामी प्रवृत्ति। यह टेंडेंसी कहलाएगी स्केपिंग टेंडेंसी, कि लिक्विड मॉलिक्यूल, सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर निकल जाते हैं, यह स्केपिंग टेंडेंसी कहलाती है। अगर ये हम क्या करें, कंटेनर को बंद कर दें, अब ये लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़कर निकल गए, बाहर चले गए, किस रूप में, वेपर, वाष्प के रूप में चले जाते हैं और कहीं जाते नहीं। इसी के ऊपर जब ये कंटेनर बंद होता है, यहां से लिक्विड मॉलिक्यूल निकल गए, अब कंटेनर बंद है, तो ये काम क्या करेंगे, इस सरफेस के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, एक दबाव डालेंगे। इसी दबाव को हम कहते हैं वाष्प दाब वेपर प्रेशर। तो अब आई होप समझ में आ गया होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या होता है। अब अगर इसमें हम क्या करें,
इस विलायक में, इस प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में कोई हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दें, जैसे कि शुगर या यूरिया घोल दें, कोई भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व कर दें, तो ऐसा करने पर क्या होगा कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं उनके बीच बीच में खाली स्थान होते हैं, उन खाली स्थानों में सॉल्यूट के पार्टिकल, विलेय के कण आ जाते हैं, और ये विलेय के कण सॉल्यूट पार्टिकल लिक्विड सॉल्वेंट पार्टिकल के ऊपर एक प्रकार का अवरोध, बैरियर उत्पन्न करते हैं। ऐसा होने से लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा करने से इनकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स की एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और वाष्प बनने की प्रक्रिया, वेपर फॉर्मेशन की जो रेट है, प्रोसेस है, वो कम हो जाएगी। जब वेपर कम बनेगी, वाष्प कम बनेगी, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इसी वजह से प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो लिक्विड यानी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा, क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, उसमें सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बना दिया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को कम कर दें तो क्या मिल जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में कमी, डेल्टा पी। देखिए याद रखिएगा, डेल्टा पी यानी वाष्प दाब में कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डेल्टा पी की वैल्यू यानी वाष्प दाब में कमी विलेय की मात्रा के समानुपाती होती है। जितना ज्यादा इस सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करेंगे उतना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर बैरियर का काम करेंगे, वेपर प्रेशर कम होता जाए क्योंकि वाष्प बनने की प्रक्रिया, वेपर फॉर्मेशन कम होगा, वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब देखिए, जितना हम वेपर प्रेशर में कमी देखते हैं, डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट माइनस पी एस, इसमें हम प्योर सॉल्वेंट का रेशियो ले, देखो P माइनस पी एस और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी, ये डेल्टा पी हो गया, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी विच इज पी नॉट माइनस पी एस एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। किसे कहते हैं, वाष्प दाब में कमी, विलयन के वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का जो अनुपात होता है वो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब इसी से रिगार्डिंग एक लॉ दिया साइंटिस्ट राउल्ट ने, इसे कहा जाता है राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहता है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है, जितना हम इसमें सॉल्यूट ऐड करके सॉल्यूशन बना देते हैं तो उस सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन में हमने बताया था नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट, मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये रेशियो कहलाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो किसी भी सॉल्यूशन की रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगी, राउल्ट का कहना है कि वह सॉल्यूशन में मौजूद मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है। राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, according to Raoult's law, at constant temperature, relative lowering of vapor pressure equal to mole fraction of solute present in the solution, P minus Ps of P naught minus Ps upon
पी नॉट, ये क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यहाँ स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोल की संख्या, कैपिटल एन क्या है, विलायक के मोल की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब इस फॉर्मूला की बेसिस पर एक हम रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से सॉल्यूट का मोलर मास ज्ञात किया जा सकता है। तो हम देखें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। राउल्ट का क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी जीरो, ये क्या हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट्स लॉ है, ये केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है। चलिए इसी में हम बता देते हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ जो है कहाँ कहाँ उसकी क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ की बात कर ली जाए थोड़ी सी। देखिए राउल्ट का नियम, पहली बात तो ये है तनु विलेनों पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर राउल्ट का नियम अप्लाई होता है। अगर विलेन सांद्र होता है तो सांद्र विलेन राउल्ट के नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे जैसे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा, यानी उसमें हम सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे, जैसे जैसे ऐड करते जाएंगे सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होता जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन राउल्ट्स के नियम से, राउल्ट्स लॉ से डेविएशन प्रदर्शित करते हैं। दूसरी इसकी देखिए लिमिटेशन हम देख लेते हैं, और क्या है, राउल्ट का जो नियम होता है यह विद्युत अपघट्यों के विलेनों, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट में, विलायक में अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सॉल्वेंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट आयंस में ब्रेक होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगा। तो अब इस पर भी जो इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन होते हैं उन पर भी राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ लागू नहीं होता, अप्लाई नहीं होता है। और तीसरी बात ये होता है कि जो शांत करा दो, तीसरी बात ये होती है कि जो राउल्ट का नियम होता है ऐसे पदार्थों के विलेनों पर भी लागू नहीं होता है जो क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन में एसोसिएट नहीं होते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स मिल करके एक बिगर मॉलिक्यूल बना लें। ऐसे भी सॉल्यूट के सॉल्यूशन पर राउल्ट्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। यानी कि उन पदार्थों के विलेनों पर राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है जो पदार्थ विलेन में संगुणित यानी एसोसिएट हो जाते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी राउल्ट का नियम तभी लागू होगा जब विलेन में विलेय की आणविक अवस्था, मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होती, सॉल्यूट की मॉलिक्यूलर स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए। सॉल्यूशन में सॉल्यूट का ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो, यानी विलेन में विलेय का ना तो वियोजन हो ना संगुणन हो, तभी राउल्ट का नियम लागू होता है। तो ये राउल्ट के नियम की हमने कुछ सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि राउल्ट का नियम केवल किस पे लागू होगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तनु विलेनों में विलेय के मोल की संख्या विलायक के मोल की संख्या से बहुत कम होती, इतनी कम होती कि उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तब राउल्ट का नियम क्या बन जाएगा, तब राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू अपॉन पी नॉट इन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसको डब्ल्यू बाई एम, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम ऊपर जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू नीचे आएगा। अब ये रिलेशन हमको मिल गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, वेयर स्मॉल डब्ल्यू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है। स्मॉल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट।
तो ये जो है रिलेशन हमको प्राप्त हो गया ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ, जो हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ज्ञात करने में हेल्प करेगा। इसी पर चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। बड़ा अच्छा सा सवाल क्या है देखिए, कहा जाता है वाइपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 92 millimeter at 323 Kelvin. 18.1 gram of urea are dissolved in 100 gram of water. Calculate molar mass of urea. Vapor pressure of solution is 87 millimeter at 323 केल्विन। कहा जा रहा है कि 100 ग्राम पानी लिया गया, उसमें 18.1 ग्राम यूरिया 18.1 ग्राम यूरिया जो है डिसॉल्व किया गया। पानी में यूरिया डिसॉल्व करने से पहले पानी का वाइपर प्रेशर कितना था, सॉल्यूशन देखा जाए। वाइपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पी नॉट ये कितना पाया गया 92 मिलीमीटर। जब इसमें हम सोल्यूट ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन का वाइपर प्रेशर कितना पाया गया, सॉल्यूशन का वाइपर प्रेशर घटकर 87 मिलीमीटर हो गया। अब इसमें कितना सोल्यूट हमने ऐड किया, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 18.1। कैपिटल डब्ल्यू यानी मास ऑफ, कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। विलायक का भार कितना है यहाँ पर 100 ग्राम 100 ग्राम, ठीक है ना। अब इसमें देखिए वाटर है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट के तौर पे वाटर है, और वाटर का मोलर मास कैपिटल एम कितना होगा 18 होता है, सबको पता है। कैसे H2O और वाटर का फॉर्मूला होता है, इसमें जो एटॉमिक मासेस है जोड़ दिया जाए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 2 18। अब क्या निकालना है स्मॉल एम यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब यहां पर हम क्या कर दें, राउल्ट लॉ को अप्लाई कर दें। अप्लाइंग राउल्ट्स लॉ, ये राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। पी नॉट की वैल्यू कितनी है 92 माइनस पी एस कितना हो गया 87 अपॉन पी नॉट 92 इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू 18.1 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू 100 ग्राम इंटू कैपिटल एम मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है, इसका मोलर मास 18 होता है, अपॉन स्मॉल एम निकालना है। फिर ये क्या होगा 92 से 87 घटाएंगे 5 आएगा अपॉन 92, ये हो जाएगा 18.1 गुणे 18 बटा 100 इंटू स्मॉल एम। अब स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा 92 18.1 इंटू 18 अपॉन 5 इंटू 100। सॉल्व करने पर ये इसकी वैल्यू आएगी 59.95, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 59.9। विलय का अणुभार आ गया 59.95। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। थैंक यू।